इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन जो है, एंटी बेगिंग कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया है। लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स, ट्राइबल्स एंड डिसेबल्ड जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज में लिमिटेड एक्सेस मिलती है। यहाँ पर फोकस है कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो है, अगर आप सड़क चलते किसी बेगर को भीख दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही इनिशिएटिव लेके आई है इंदौर की गवर्नमेंट उस सिटी को यहाँ पर बेगर फ्री बनाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के इस नए इनिशिएटिव के बारे में और साथ ही साथ समझने वाले हैं क्या इंडिया में बेगिंग के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोविजंस जो हैं जो इसको रोकते हैं, क्या वो प्रेजेंट है, उनका इम्पैक्ट क्या है और यहाँ पर इस नए इनिशिएटिव का, कैंपेन का क्या इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन जो है, एंटी बेगिंग कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया है और इस एंटी बेगिंग कैंपेन के तहत यहाँ पे सिर्फ बेगर्स को डिटेन करके रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, साथ ही साथ उन लोगों को भी पीनलाइज किया जाएगा जो यहाँ पे बेगिंग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे बेगर्स को आर्म्स देके या फिर किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट देके। तो यहाँ पर इस पूरे कैंपेन की हम पहले यहाँ पर डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। ये कैंपेन जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका पहला फेज जो है स्टार्ट हुआ था फरवरी 2024 में और यहाँ पर ऑलरेडी 300 बेगर्स को सिर्फ डिटेन नहीं किया गया है, उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा गया है, आश्रम्स में भेजा गया है और डी एडिक्शन कैंप्स में भेजा गया है। ये जो कैंपेन चलाया गया है वो यहाँ पर गवर्नमेंट का स्माइल स्कीम जो है उसका पार्ट है, ताकि यहाँ पे बेगिंग को एड्रेस किया जा सके थ्रू रिहैबिलिटेशन और यहाँ पर इस पूरे सोशल फिनोमिना को एक प्रॉपर एड्रेसल जो रिक्वायर्ड है, जो इंडिया के लीगल प्रोविजंस इसे अभी तक नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया प्रोटोटाइप कैंपेन की तरह आने वाले समय में उभर सकता है। अब अगर हम बात करें इस पूरे इनिशिएटिव की और इसमें क्या मेजर्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल फ्रेमवर्क की। तो यहाँ पर ये जो कैंपेन लिया गया और इसमें जो बैन लगाया गया है बेगिंग पे, वो उसको एनफोर्स किया गया है अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर हम पुराने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो उसके सेक्शन 144 से ये पर्टिकुलर सेक्शन 163 ऑफ BNSS सिमिलर है। तो लीगल फ्रेमवर्क तो इस बैन का वहां से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर पेनल्टीज की बात करें तो यहाँ पे बेगिंग तो बैन है ही, साथ ही साथ बेगर्स को भीख देना भी बैन है और इसको जो भी वायलेट करेगा, या तो लेते हुए, भीख लेते हुए या देते हुए, यहाँ पर उसको जेल टर्म हो सकता है ऑफ अप टू 6 मंथ और साथ ही साथ उसको फाइन देना पड़ सकता है ऑफ अप टू ₹1000। ये कैंपेन जो है, इसका पहला फेज जो है ऑलरेडी फरवरी 2024 में स्टार्ट हो चुका था, जिसमें बेगर्स को डिटेन करके रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है भेजा जा रहा था और साथ ही साथ काउंसलिंग जो है बेगर्स की जा रही थी, ताकि समझा जा सके कि रूट कॉज क्या है इनका यहाँ पर बेगिंग में इन्वॉल्वमेंट का। इसके अलावा सितंबर से दिसंबर तक यहाँ पर इनको डिटेन किया गया और फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया उज्जैन में, और फिर अगले साल से जनवरी में ये जो बैन लगाया जा रहा है बेगिंग पे और साथ ही साथ यहाँ पे बेगर्स को पैसे देने पर वो एनफोर्स हो जाएगा अगले साल की स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर साथ ही साथ FIRs रजिस्टर हो सकेंगी और ऑल दोज पीपल जो यहाँ पर हु आर गिविंग आर्म्स, उनके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट का हो या फिर फाइन का हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिहैबिलिटेशन की, तो रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स में ये पाया गया कि ऐसे कई बेगर्स हैं
जो कि जिनको जरूरत नहीं है बेगिंग करने की, वो एक डिस्पेयर स्टेट में नहीं है, रादर उनके पास अपने घर हैं, अपने प्लॉट्स हैं, बैंक अकाउंट है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग द टीम्स टू लुक इनटू द कॉज ऑफ इट, और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको जरूरत नहीं है उनको प्रॉपर स्किल्स देके या उनकी हेल्प करके रिहैबिलिटेशन के जो एफर्ट्स हैं उनको कंसोलिडेट किया जा रहा है। इस मौके पे ये भी समझ लेते हैं कि बेगिंग रिलेटेड स्टैट्स कैसे दिखते हैं इंडिया में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ बेगर्स इन इंडिया की, दैट इज बियॉन्ड 4 lakhs, 4,13,670 बेगर्स। अब यहाँ पर जिसमें ऑलमोस्ट इक्वल नंबर तो मैं नहीं कहूंगी, बस 20,000 का डिफरेंस है, 20 से 30,000 का डिफरेंस है, जिसमें से 2 लाख से ऊपर, 2,21,000 से ऊपर मेल्स हैं और 1,90,000 से ऊपर फीमेल्स हैं। टॉप स्टेट्स जो हैं बेगर्स के, उसमें सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल, देन वी हैव उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और यूनियन टेरिटरीज में हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली हैज द मोस्ट बेगर, उसके बाद चंडीगढ़ आता है। और इसके नंबर में आप ड्रास्टिक डिफरेंस देख सकते हैं, जहां पे न्यू दिल्ली में 2100 से ज्यादा है, चंडीगढ़ में मात्र 121 बेगर्स है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के टर्म्स में बात करें तो आसम में हाईएस्ट नंबर देख सकते हैं, 22,000 से ऊपर है, और मिजोरम में लीस्ट है, दैट इज 53। तो यहाँ पे काफी वाइड कॉन्ट्रास्ट है अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर्स एंड लोएस्ट नंबर्स, बट यहाँ पर एक काफी बड़ा पॉपुलेशन जो है वो इस पर्टिकुलर फिनोमेना में इन्वॉल्व है, और ये एक एड्रेसल जो है सीक कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखने की जरूरत है, क्या इंडिया में इससे पहले किसी तरह का लीगल प्रोविजन, किसी तरह का कैंपेन इनिशिएटिव टू एड्रेस बेगिंग नहीं रहा है? तो ऐसा नहीं है, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स रहे हैं, ऐसे कई सारे एक्ट हैं, प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से बेगिंग एग्जिस्ट करती है स्पेशली इंडिया में। तो सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन जो है वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से अक्सर लोग जो है वो पुश होते हैं, जहां पे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज जो है अपनी बेसिक नीड जो है फुलफिल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास इनकम सोर्स नहीं है या ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिससे वो इनकम जनरेट कर सके, तो उनको रिजॉर्ट करना पड़ता है टू बेगिंग। इसके अलावा सोशल इनइक्वालिटी, ऐसी कई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, स्पेशली लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स, ट्राइबल्स एंड डिसेबल्ड, जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज में लिमिटेड एक्सेस मिलता है, जिसकी वजह से वो बेगिंग की टुवर्ड्स पुश होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट लोगों को प्रिवेंट करता है कि वो एक सस्टेनेबल रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पा पाए, जिससे उनके पास एक इनकम सोर्स, और अगर यदि ये नहीं होगा तो उनको यहाँ पर बेगिंग में रिजॉर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो मेंटल इलनेस की वजह से काम नहीं कर पाते या फिर अपनी कंडीशन को मैनेज नहीं कर पाते, अक्सर ये लोग भी बेगिंग करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा एडिक्शन, स्पेशली एडिक्शन टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स अपनी जॉब खो बैठते हैं या फिर उनके सोशल कनेक्शंस जो है कम हो जाते हैं या वो सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी पैसे मांग के, भीख मांग के अपना यहाँ पर जो एडिक्शन है उसे सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स जैसे कि अब्यूज, नेग्लेक्ट या ब्रोकन फैमिलीज, इनकी वजह से कई बच्चे और अडल्ट्स जो हैं वो बेगिंग एज प्रैक्टिस इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जो डिफिकल्ट होम सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशंस है, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक मेजर चंक जो है वो डिसेबिलिटी, बड़ा रीजन है डिसेबिलिटी। कई लोग जिनकी फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से उनको काफी डिफिकल्टी होती है किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट पाने में, और ऐसे ही लोग और इन्हीं रीजंस की वजह से लोग जो होते हैं अक्सर पुश होते हैं टुवर्ड्स बेगिंग।
अब आते हैं और समझते हैं क्या लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलता है इन इंडिया, स्पेशली अगर हम बात करें बेगिंग से डील करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के पास है, स्टेट लिस्ट में जो कि 7th शेड्यूल में दी हुई है, उसमें जो ये 9th एंट्री है वहां पे मेन है कि जो रिलीफ देना है डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयबल को, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। यहाँ पे लेजिस्लेशन जो है स्टेट करेगी, काम जो है स्टेट करेगा। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 41 में क्लियरली दिया हुआ है कि स्टेट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने हैं वेलफेयर मेजर्स। सो इट इज अपॉन द गवर्नमेंट दैट दे हैव टू लुक इनटू implementing the welfare measures associated with marginalized people, outcast people, people with disability, people who are unemployed, and they have to ensure welfare for them. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन भी मेंशन्ड है इन आर्टिकल 23. इट क्लियरली प्रोहिबिट्स, यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 23 जो कि फंडामेंटल राइट्स में है, यहाँ पर वो प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी और फोर्स्ड लेबर। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन पीनल कोड की अगर हम बात करें, सेक्शन 363 एक क्रिमिनलाइज करता है किसी तरह की किडनैपिंग या फिर इंडिविजुअल्स का यूजेज ताकि उनको फोर्स किया जा सके बेगिंग में। इसके अलावा एंटी बेगिंग लॉज भी प्रेजेंट है इंडिया में, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959, जिसका मेन पर्पस है कि बेगिंग को खत्म किया जाए स्टेट्स में। बट यहाँ पर ये एक बड़ा लॉ होने के बावजूद एक यहाँ पर 1959 से जो दिया हुआ है, इसकी इफेक्टिवनेस हमें नहीं देखने को मिली है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कई बार इस पे क्रिटिसिज्म आया है कि जो एंटी बेगिंग लॉज हैं वो आर्बिट्री हैं, वो यूनिलैटरल हैं। यहाँ पे सिर्फ बेगर्स के डिटेंशन या फिर उनके आर्बिट्री कंट्रोल पर काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जरूरी है कि उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन दिया जाए, अदरवाइज ये वॉयलेट करता है उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स, इंक्लूडिंग आर्टिकल 49 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो यहाँ पे मल्टीपल लीगल प्रोविजंस और पॉलिसी प्रोविजंस जो हैं वो तो एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पर बेगिंग एज अ सोशल इशू कभी भी प्रॉपरली एड्रेस होती हुई नहीं दिखी है। और इसमें अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959, जो कि एक बड़ा स्टेप माना गया था इस डायरेक्शन में, और इस एक्ट को लाया ही गया इसलिए था कि बेगिंग जो है उसको कम किया जा सके, हटाया जा सके और रिहैबिलिटेशन मिले बेगर्स को, स्पेशली इन बॉम्बे। सो ये जो एक्ट है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में लाया गया था और इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन मिली कि एग्जैक्टली बेगिंग क्या है और इसको एड्रेस कैसे करना है। इसमें प्रोविजंस थे कि यहाँ पे डिटेंशन भी होगा बेगर्स का, बट यहाँ पे रिहैबिलिटेशन के भी मेजर्स थे। अगर कोई भी बेगर पब्लिक प्लेस में पाया गया बेगिंग करते हुए तो ही वुड बी डिटेन्ड बाय अथॉरिटीज, और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बेगिंग को प्रमोट कर रहे हैं उनको प्रिजन टर्म या फाइन भी मेंशन था। इसके अलावा बच्चे या फिर मेंटली इल बेगर्स जो थे उनको अलग से ट्रीटमेंट मिलता था और स्पेशल एम्फेसिस रहता था रिहैबिलिटेशन पर। तो यहाँ पे ये जो बॉम्बे एक्ट है एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है, बट अगर हम अक्रॉस द इयर्स देखें तो ये काफी इनइफेक्टिव और हॉलो जो है साबित हुआ है, जबकि इसमें काफी सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कि एड्रेस कर सकते थे इस प्रॉब्लम को। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई थी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की, ऐसी अथॉरिटीज भी बनाई गई थी जो कि लोकल अथॉरिटीज और पुलिस जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगी यहाँ पे बेगिंग को कंट्रोल करने के लिए। पनिशमेंट जो थी डिफाइन थी, और इसके अलावा जो हैबिचुअल बेगर्स थे उनको डिटेन करने का प्रोविजन था फॉर अप टू 3 years, स्पेशली इन रिटेंशन रिहैबिलिटेशन होम। इसके अलावा अलग से प्रोविजंस जो थे वो दिए गए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं इस बात को रीइंस्टेट कर रही हूँ कि दिस एक्ट इवन दो इट स्टूड एज अ माइलस्टोन, इट बिकेम इनइफेक्टिव
ओवर द ईयर्स और इसका इम्पैक्ट हमें कहीं पे देखने को नहीं मिला है। विच ब्रिंग्स अस टू कि ये जो इनिशिएटिव कैंपेन चलाया गया है इंदौर में, वो यहाँ पर एक बड़ा स्टेप की तरह देखा जा रहा है और इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा इन रिडक्शन ऑफ बेगिंग। यहाँ पर जो प्राइमरी एम है वो ये है कि ये जो इंसिडेंस ऑफ बेगिंग है सिटी में कम किया जाए, जहाँ पे बेगर्स का भी प्रॉब्लम, बेगर्स को भी डिटेन किया जाएगा, उनको भी रिहैबिलिटेट किया जाएगा, बट इसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे बेगर्स को पैसे देते हैं, भीख देते हैं, उनको भी पनिश किया जाएगा ताकि ये एज अ प्रैक्टिस जो है एलिमिनेट हो सके। और इस इनिशिएटिव का मेन फोकस जो है वो रिहैबिलिटेशन पे है कि किसी वजह से अगर इन बेगर्स को अगर वापस छोड़ दिया जाएगा बिना इनको प्रॉपर स्किल्स दिए, एजुकेशन दिए, सो दे विल रिजॉर्ट टू बेगिंग अगेन। तो यहाँ इन्हें एम्पावर करना जरूरी है ताकि ये प्रॉपर लाइवलीहुड जो है अर्न कर सके और यहाँ पर डिग्निटी से रह सके। तो पूरा फोकस जो है वो है यहाँ पर टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ बेगिंग। इसके अलावा प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के तहत ये इनिशिएटिव जो है सामने आया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से डायरेक्ट एनफोर्समेंट है और यहाँ पे एक लीगल अप्रोच यूज की जा रही है टू एड्रेस बेगिंग, जहाँ पे पेनल्टीज का भी यूजेज है, रिहैबिलिटेशन का भी है। इसके अलावा प्यूनिटिव से प्रिवेंटिव मेजर्स पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की बात हो रही है इंस्टेड ऑफ जस्ट पीनलाइजिंग और डिटेनिंग बेगर्स। दिस शोज कि यहाँ पर फोकस है कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो है, कॉजेज जो है, रूट कॉजेज जो है बेगिंग के पीछे, उन्हें एड्रेस किया जाए रादर देन जो उसका फाइनल इफेक्ट है उसको एड्रेस करने। तो यहाँ पे अप्रोच में भी हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इस इनिशिएटिव के तहत पब्लिक अवेयरनेस भी आएगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है नेशनल स्कीम, स्पेशली स्माइल स्कीम के साथ भी अलाइन कर रहा है और ये चैलेंज कर रहा है बड़े बड़े ट्रेडिशनल लॉज को जो एग्जिस्ट करते हैं बट इफेक्टिव नहीं रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर। और यहाँ पर अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हुआ तो एक मॉडल की तरह बन के आएगा बाकी सिटीज के लिए, ताकि वो बेहतर स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज लाए और बेगिंग जैसे इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस एक होलिस्टिक वे में एड्रेस कर सके। आई होप इससे सारे डायमेंशंस जो हैं आपके क्लियर होंगे। वी ऑल्सो हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। Critically examine the significance of Indore's ban on giving alms to beggars, its impact on marginalized communities, and the challenges it poses concerning human rights and constitutional principles. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।